Hello everyone, welcome to High Octane Academy. This is the second session in the trigonometry of class 10th. So last session में हमने कुछ फंडामेंटल्स देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनको किस तरह से निकाला जाता है। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एंगल दिया होता है तो कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। सो हम एनसीईआरटी ओपन कर लेते हैं क्योंकि हम उसी को सोर्स लेके यहाँ पे चल रहे हैं। सो लेट अस ओपन दी एनसीईआरटी। This is the concept behind what we will be going to discuss further in this session. So पहले ये concept पढ़ लेते हैं। So इसमें मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ आपकी ये है कि ये नीचे फैक्ट इसमें दिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ ये। So the main fact is the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains the same. मतलब क्या है इसका कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी चेंज नहीं होती साइड से जब तक आपका एंगल सेम है। मतलब अगर हमारा एंगल सेम है तो आप साइड्स को कितना भी चेंज कर लो, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा सेम रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, साइड्स का रेशियो होता है। तो अगर आप एंगल को सेम रखेंगे तो आपको साइड्स में चेंजेस इस तरह करने पड़ेंगे कि जो आपने साइड जैसे जिस तरह से आप बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो वो है कैंसलेशन हो जाएगा। मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो नलीफाई हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए हम जैसे इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिख के देखते हैं। तो जैसे हमारा ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट अस सपोज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एक ट्रायंगल और बनाना है अभी। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट कर देते हैं कि लेट अस से दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो ये आपका मान लो एंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री और हम यहाँ पे इस एंगल को रेफरेंस मान के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं सपोज। तो अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, tan का ले लेते हैं। सो लेट्स से tan a इस डायग्राम में अगर निकालें तो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB। अब मैं क्या करता हूँ, इन साइड्स को बढ़ा देता हूँ। तो मैंने इस साइड को बढ़ा दिया, ये इस साइड को हमने बढ़ा दिया और हमने इस साइड को भी बढ़ा दिया और इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास एक नया ट्रायंगल आ गया। इसको नाम दे देते हैं D और E। तो अब हमारे पास ये तो था ट्रायंगल CAB में। अब हम निकालते हैं ट्रायंगल EAD में। तो ट्रायंगल EAD में अगर हम देखें तो tan A कितना आएगा, एंगल अभी भी सेम ही है, तो tan A आएगा ED अपॉन AD। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो सेम तो वैसे भी होंगी यहाँ पे क्योंकि एंगल सेम है और हम सेम चीज निकाल रहे हैं, हम tan ही निकाल रहे हैं दोनों में, तो ये सेम होना चाहिए। बट इसका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखेंगे, मतलब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि ये सेम होगा। तो ये सेम कैसे होगा कि क्योंकि आपके ट्रायंगल CAB और ट्रायंगल EAD में अगर हम देखें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, दोनों में वो एंगल A प्रेजेंट है। और एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल EDA ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहाँ से आपका ट्रायंगल CAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल EAD डबल ए क्राइटेरिया से। सो ये सिमिलैरिटी चैप्टर 6 में है। तो आपको अगर क्लियर नहीं है ये सिमिलैरिटी तो आप पहले चैप्टर 6 थोड़ा सा पढ़ लेना कि सिमिलैरिटी क्या होती है, कैसे रिजल्ट उसका लाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। मतलब अगर ये जैसे कॉन्ग्रुएंसी की तरह है, बस इसके थोड़े रूल्स अलग है। तो जैसे कॉन्ग्रुएंसी में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके CP/CT होता है जो वो इक्वल होता है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
congruent triangles they are equal. तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, corresponding parts of similar triangles but they are not equal. Sides इसमें क्या होती है, proportional होती हैं, angles equal होते हैं. तो sides अगर proportional होती हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ ये BC upon ED is equal to, अगर यहाँ से लिखें AB upon AD, राइट. सो अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया. आप इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं. तो अब अगर हम देखें तो हमारा tan A दूसरे वाले ट्रायंगल में कितना है, ED बाई AD. तो हमें ED बाई AD करना है, मतलब हमें बेसिकली इन दोनों को एक्सचेंज करना है. तो हम क्या करते हैं, AB को इधर ले आते हैं और ED को ऊपर ले जाते हैं. तो अब अगर हम ध्यान से देखें, वापस से ऊपर जाके देखें, तो BC बाई AB क्या था, tan A था ट्रायंगल ABC में, मतलब पहले वाले ट्रायंगल में. और ED बाई AD क्या है, ये दूसरे वाले ट्रायंगल में tan A था. सो मतलब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल अगर प्रूफ हो गए तो आपकी ये वैल्यूज भी सेम होंगी. सो ये मैथमेटिकल प्रूफ होता है इसका कि आपका अगर एंगल सेम है तो आप साइड्स को कितना भी चेंज कर दो, आपका हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा. सो दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस लेंथ ऑफ द साइड्स इफ द एंगल इज कांस्टेंट. सो यही इसका बेसिक फैक्ट था जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि अब अच्छा, अगर आपके एंगल फिक्स हैं तो उन एंगल्स पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब अगर लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करने का अगर कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि आपको एक एंगल दिया होगा और उस पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना होगा, जैसे sin 30, sin 60, इस तरह से. वो हम कैसे डील करते हैं उसके लिए हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं. सो एक्सरसाइज 8.1 के बाद है ये, यानी एक्सरसाइज 8.2 का कंसेप्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. सो आपके एंगल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं, बट हम क्या करते हैं 10th क्लास में आपको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में ही पढ़ना है कि उन्हीं एंगल्स पे आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए. सो वो आपके कुछ एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे हम वापस से अपनी वर्ड फाइल खोल के इसमें एक बार देख लेते हैं कि वो आपकी बेसिक्स रेशियो कौन से होते हैं. वो बेसिक एंगल होते हैं 0 डिग्री, तो आपका बेसिक होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. सो आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन एंगल्स पे याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं एंगल्स के क्वेश्चन आपके 10th क्लास में आते हैं हमेशा. अब इनको निकालते कैसे हैं, तो हम यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं. लेट्स से हम लिख लेते हैं यहाँ से साइन, यहाँ लिख लेते हैं कॉस, यहाँ लिख लेते हैं टेन एंड कोसेक, सेक एंड कॉट. सो बेसिकली ये खाली जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कभी भी बिना एंगल के नहीं लिखते, बट यहाँ पे हमने ये एम्प्टी इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी एंगल आ सकता है. जैसे साइन 0 कितना होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, साइन 30 कितना होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी, इस तरह से. तो इस वजह से हमने ये ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी एंगल आ सकता है इनमें से, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज चेंज होगी. तो अब ये वैल्यूज आती कैसे हैं, इनको लिखने का सबसे इजी तरीका होता है कि हम काउंटिंग लिखना शुरू करते हैं. तो जैसे यहाँ से लिखते हैं 0, 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4. अब जो नंबर आपका लास्ट में आया आप उससे इसको डिवाइड कर दो हर एक टर्म को. उसके बाद इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा दो. ये एक तरीके से टेक्निक है इसको याद रखने के लिए, ये वैल्यू पूरा टेबल याद रखने के लिए, क्योंकि आपको शुरू में ये वैल्यूज एकदम याद नहीं होंगी, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको याद करने में. तो मैंने इसको थोड़ा नीचे लिख लिया है ताकि ऊपर थोड़ी जगह मिल जाए हमें कैलकुलेशन के लिए. तो अब 0/4 कितना होता है, 0 होता है, और 0 का अंडर रूट कितना होता है, 0 ही होता है. सो यहाँ पे पहली वैल्यू आ गई हमारे पास 0. दूसरा, ये 1 का अंडर रूट कितना होता है 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो ये आ गया 1/2. इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 जा एंड 2 2 जा, और 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का अंडर रूट कितना होता है √2. इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, बस इसका रूट लिख सकते हैं कि 3 का रूट तो अंडर रूट 3 होता है और 4 का रूट होता है 2.
4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। सो ये जो आपकी पहली वैल्यूज आई, ये वैल्यूज क्या है, ये साइन की वैल्यूज है। यानी साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। एंड साइन 60 होता है √3/2। एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। इसको इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। अब कॉस के लिए हम क्या करते हैं, कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए, कॉस की वैल्यूज निकालने के लिए जो आपकी साइन की सीरीज आई है आप उसको रिवर्स करके लिख दो, मतलब लास्ट से लिखना शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएगा 1, इसके बाद टर्म क्या है √3/2, उसके बाद आपका क्या है 1/√2, उसके बाद है 1/2, और लास्ट में आएगा आपका 0। मतलब हमने जस्ट इस सीरीज को रिवर्स कर दिया। तो ये हमारी कॉस की वैल्यूज आ गई। यानी कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री इज √3/2। कॉस 45 इज 1/√2। कॉस 60 इज 1/2। एंड कॉस 90 इज 0। अब tan कैसे निकालते हैं, तो tan निकालने के लिए आप हमेशा ये याद रखेंगे कि जो tan थीटा होता है वो आपका होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब आप साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपके पास हमेशा tan थीटा आता है। तो इसमें करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 0/1। तो 0/1 कितना होता है, 0। इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे 1/2 अपॉन √3/2, तो ये आ जाएगा 1/√3। ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे √3/2 अपॉन 1/2, तो ये सिर्फ √3 आएगा। यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/0। और 1/0 कितना होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि मैथ्स में जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है वो चीज़ हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। तो ये आपके tan की वैल्यूज आ गई। तो tan 0 कितना होता है, 0। tan 30 इज 1/√3। tan 45 डिग्री इज 1। tan 60 डिग्री इज √3। एंड tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि जो कोसेक होता है वो साइन का रिवर्स होता है। तो जब आप साइन को रिवर्स कर दोगे तो आपके पास कोसेक की वैल्यूज आएंगी। तो जैसे साइन कितना है, यहाँ पे 0 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/0। वो कितना होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कोसेक 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह 1/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 2। 1/√2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, √2। √3/2 का रिवर्स हो जाएगा 2/√3। और 1 का रिवर्स तो 1 ही रहेगा। तो ये कोसेक की वैल्यूज हो गई। सेक की वैल्यूज के लिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस को आप रिवर्स कर दो, तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। 1, और फिर है √3/2, तो √3/2 का रिवर्स होता है 2/√3। 1/√2 का रिवर्स होता है √2। और 1/2 का रिवर्स होता है 2। 0 का रिवर्स हो जाएगा 1/0, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 1/0। सो ये अगेन कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। यानी सेक 90 भी कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। लास्ट है कॉट। कॉट हमारा tan का रिवर्स होता है। तो tan यहाँ पे 0 है, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 1/0, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का रिवर्स हो जाता है √3। 1 का रिवर्स तो 1 ही होगा। √3 का रिवर्स हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे नॉट डिफाइन का रिवर्स क्या होगा, तो उसको कैसे देखते हैं कि नॉट डिफाइन की वैल्यू क्या थी, 1/0। तो इसका रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 0/1। अब 0/1 कितना होता है, वो 0 होता है। यानी cot 90 कितना होता है, 0 होता है। सो ये पूरा का पूरा आपका टेबल बन गया है वैल्यूज का। अब ये जैसे ही आपने ये टेबल एक बार बना लिया तो आप कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। सो जब तक आपको वैल्यूज याद नहीं होती तब तक तो आप ये टेबल बना सकते हो। इवन आप अगर मान लीजिए आपको पूरे 10th में ये वैल्यूज याद नहीं होती तो आप एग्जाम में भी बना सकते हो फॉर द सेफर साइड। बट ये चीज़ मतलब आपको ये वैल्यूज जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये याद होनी चाहिए। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से, और भी जो भी आप लोग बुक करते हो। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे और आप बार बार वैल्यूज पुट करोगे, साइन 30 कॉस 45 ये सब जो भी वैल्यूज हैं, तो ये हर हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये वैल्यूज आएंगी ही आएंगी। सो जब आप बार बार पुट करोगे इन वैल्यूज को तो आपको अपने आप ये वैल्यूज याद होती चली जाएंगी। सो ये था टेबल का पूरा फंडा कि टेबल किस तरह से बनता है, इसका क्या शॉर्टकट होता है। तो हमें अब बार बार एनसीईआरटी से टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे ये एग्जाम्पल 6 है।
एग्जाम्पल 6 में बोला है एक ट्रायंगल है ए बी सी जहाँ पे एंगल ए सी भी दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और ए बी पता है आपको 5 सेंटीमीटर है, आपको बी सी और ए सी निकालना है। तो सिंपल है ये। अब इसमें हमें क्या देखना है कि एक तो हम इस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं 30 डिग्री वाले से, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया जहाँ 5 लिखा है, और बी सी क्या है, बेस होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बी सी और ए सी निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें बीसी निकालना है, यानी हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस, इससे रिलेटेड कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ऐसे, एक टैन थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है। तो या तो टैन लगा दो या कॉट लगा दो, दोनों से आंसर आएगा, तो हम टैन लगा देते हैं। तो टैन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा। तो जैसा इन्होंने फर्स्ट स्टेप में वही लिखा हुआ है। अब आपको सी ऑलरेडी पता है कितना है, 30 डिग्री होगा, और हमें यहाँ पे ए बी भी पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड आउट बी सी। तो tan 30 की वैल्यू लिख दो आप, कितनी होती है, 1/√3। ये वही टेबल से निकाली है। सो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, 5/√3 सेंटीमीटर। सो इस तरह से बी सी निकल गया। अब और क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो इसका एक तरीका है कि अब आपके पास दोनों साइड आ गई, तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, नहीं तो पाइथागोरस से बेटर है आप दोबारा से इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप कैसे निकलेगी, आपको परपेंडिकुलर पता है यहाँ पे, और आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन या कोसेक होता है। तो हम साइन लगा देते हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, जैसे इन्होंने आगे इसमें किया होगा। ए साइन सी की वैल्यू 30 पता है, और ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 1/2 होता है, ये टेबल से लिखा हुआ है। ए बी की वैल्यू पता थी, ए सी हमें निकालनी है। तो ए सी कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री से निकालें या पाइथागोरस से निकालें, आंसर सेम ही आएगा। आगे प्रोसीड करते हैं। तो एग्जांपल 7 में, अब इसमें आपको दो साइड्स दी हुई हैं, एक पी क्यू दिया हुआ है, एक पी आर दिया है, और आपको बोला है ये दोनों एंगल निकालो, एंगल पी और एंगल आर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एंगल आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एंगल आर से जब हम देखेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और 6 सेंटीमीटर वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर हो गया। ये तो होता ही है बाय फॉर्मूला। तो साइन आर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3, and PR की value is also given in the question, that is 6. So when you cancel out these 3 and 6 to convert it into lowest term, you will get 1/2. तो आपका sin R 1/2 है। इसका मतलब अब साइन, अब आप इसको कैसे निकालोगे यहाँ से एंगल, आप ये देखोगे कि साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है। तो किस एंगल पे होती है, 30 डिग्री पे। तो यानी ये जो साइन के साथ ये जो एंगल लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। सो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपका ये एंगल 90 है, क्यू ये आपका 30 निकल चुका है ऑलरेडी, तो बचा हुआ एंगल भी निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो इफ दिस इज 90, दिस इज 30, सो 90 प्लस 30 इज 120। तो 120 को आप 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। सो इस तरह से हम दोनों एंगल निकाल सकते हैं यहाँ पे। 8th टाइप का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आता है हमेशा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो जैसे इन क्वेश्चन को करने का करेक्ट मेथड क्या होता है, तो इसलिए हम इसको लिख के करेंगे, सो दैट वुड बी बेटर। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2. Okay, so sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2. So now we have to find out a and b कि एंगल a और एंगल b कितना होगा। तो ये कैसे, अच्छा इसमें एनसीईआरटी में अगर हम पूरा क्वेश्चन देखें तो आगे ये सब भी लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो हमें अभी इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि 10th के ट्रिग्नोमेट्री में इन वैल्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। ये फिक्स होता है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ही देते हैं। मतलब आपका एंगल 0 से लेके 90 तक ही वैरी कर सकता है आपके सिलेबस में। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, जनरली अगर हम देखें तो एंगल्स आपके 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आप साइन 135, साइन 270, साइन 360 यहाँ तक भी जा सकते हो, इससे ऊपर भी जा सकते हो इनफैक्ट। बट लेकिन हमें आपकी क्लास में आपको क्या है, 90 डिग्री तक ही लिमिटेड रहना है, इसलिए ये सारी लिमिट्स दी होती है यहाँ पे। अगर ये लिमिट ना रखें हम, मतलब इसको चेंज कर दें, तो आपके आंसर्स भी डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं।
लेकिन आपको फिर क्या करना है, इसलिए ये नेग्लेक्ट करना है क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही रहता है क्वेश्चन, तो हम इसलिए आगे का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन इतना पढ़ेंगे। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका होता है दैट लेट a माइनस बी बी अल्फा, आप a माइनस बी को एक वेरिएबल मान लो, एंड वैसे तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं बट सीबीएसई में हमें पूरा का पूरा मेथड दिखाना होता है, एंड a प्लस बी बी बीटा। तो यानी कि अगर आपने a माइनस बी को अल्फा माना है तो यानी साइन अल्फा कितना है 1/2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आपको और आपने a प्लस बी को बीटा माना है यानी कॉस बीटा कितना दिया हुआ है 1/2। अब आपको पता है साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, ये टेबल से वैल्यू ली है मैंने। तो यानी अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा आपका हो जाएगा 30 डिग्री यहाँ से। क्योंकि आप कैसे चेक करोगे इसको, ऐसे चेक करोगे कि साइन किस एंगल पे ये 1/2 होता है। तो जब ये वैल्यू आपकी 30 होगी, मतलब ये एंगल 30 होगा, तभी तो आपका ये 1/2 होगा साइन। तो इसलिए ये अल्फा कितना हो गया यहाँ से 30 डिग्री। सिमिलरली आप सेकंड वाले पार्ट के लिए भी करोगे कि कॉस बीटा 1/2 है, तो कॉस बीटा 1/2 कब होता है, जब आपका बीटा जो है वो 60 डिग्री होता है। ये भी आपकी वैल्यू टेबल से है ये, क्योंकि कॉस 1/2 कब होगा, जब उसके साथ का एंगल 60 डिग्री होगा। अब वापस से इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो अल्फा की जगह हम क्या पुट करेंगे, a माइनस बी, और बीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस बी, और इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लिया। अब आपके पास दो वेरिएबल है a और b और दो ही इक्वेशन है। तो ऐसा आपने पढ़ा होगा चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दैट whenever you have two variables and two equation, you can always solve that question by either substitution method or elimination method, or you can use cross multiplication also, but the easiest among them is elimination method. So हम यहाँ पे elimination method solve करेंगे इसमें ये a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यानी एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो व्हेन 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब a को आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपका b भी आ जाएगा। जैसे हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो b कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है। आगे प्रोसीड करते हैं। सो आगे आपकी फिर एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ये सब इवैल्यूएट करना है, तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस ये जो वैल्यूज है वो पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस। सिंप्लीफिकेशन के टाइम आपको ये याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर में आपका कुछ अंडर रूट में आ रहा है तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा उसको। जैसे हम ये थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, रैशनलाइज क्यों करना पड़ेगा, वैसे हम वहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी में पीछे आपको जो आंसर्स दिए हुए हैं आपका आंसर फिर उससे मैच नहीं करेगा, तो आपको लगेगा कि आपका क्वेश्चन गलत है, आपका सोल्यूशन गलत है, बट आपने सही किया होगा, बस आपने क्या है रैशनलाइज नहीं किया होगा। सो इसलिए मैं एक बार क्वेश्चन थर्ड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये चीज़। तो क्वेश्चन थर्ड इसमें दिया है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, सो cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ओके, अभी इसमें हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो cos 45 कितना होता है 1/√2, ये आप टेबल से देख के पुट कर लेंगे, या आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। sec 30 कितना होता है, sec 30 आपका होता है 2/√3, और cosec 30 आपका होता है 2। अगर आपको sec और cosec याद नहीं है, sin cos अगर याद है तो आप उसका रिवर्स कर दो। जैसे sin 30 कितना, सॉरी cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec cos का उल्टा होता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2/√3। इसी तरह sin 30 कितना होता है 1/2, तो cosec 30 कितना होगा उसका रिवर्स यानी कि 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो न्यूमरेटर में तो अभी एज इट इज यही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं √3, और यहाँ पे तो 2 ही आएगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा 2√3। तो इसको फर्दर सॉल्व करें तो इट विल बिकम 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर आएगा और ये टर्म नीचे रह जाएगा ऐसे। अब इसको और एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये √3 अपॉन
ये हो जाएगा आपका इस √2 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब आप इसमें क्या करो, √3 को ऊपर ऐसे ही रहने दो। अब हमें नीचे अगर 2 कॉमन ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये स्टेप यहाँ भी कर सकते थे, हम चाहे तो यहाँ पर भी डायरेक्टली 2 कॉमन ले सकते थे और √2 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, बात एक ही है। तो हमें इस 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई रूट वूट नहीं है, तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में रह सकता है। रूट इनके ऊपर है तो इनको हमें कुछ करना पड़ेगा। सो नीचे जब भी रूट होता है, उस रूट को हटाने के लिए हमेशा रैशनलाइजेशन मेथड का यूज होता है। ये क्लास 9th में था। सो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसको रैशनलाइज करने के लिए √6 बड़ा होता है √3 से, तो हम इसको √6 प्लस √3 लिख लेते हैं और हम रैशनलाइजेशन करते टाइम √6 माइनस √3 ये कर देंगे। हमेशा इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको 9th में ये मेथड आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन का। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम √3 इंटू √6 माइनस √3 और नीचे आपका आ जाएगा 2 इंटू √6 का स्क्वायर a² माइनस b²। सो ऊपर सॉल्व कर दो आप, ऊपर हो जाएगा √18 माइनस √9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, √6 का स्क्वायर इज 6 ओनली एंड √3 का स्क्वायर इज 3 ओनली। सो √18 को हम लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 का √3 होता है, इसलिए 3 यहाँ से बाहर आ सकता है, 2 अंदर आ जाएगा और √9 होता है आपका 3। ये कितना आया 2 इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 यहाँ से कॉमन भी आ सकता है, तो आपका 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यानी इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 2। So this is the way to solve such questions related to the values। इसी तरह आपका ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये सब इसी तरह होते हैं। क्वेश्चन 2 में भी क्या है, आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट कर करके देखना है कि किससे मैच कर रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 बिल्कुल वैसा ही है जो अभी एग्जांपल किया था हमने कि इसको अल्फा मानना था, इसको बीटा मानना था, वैसे करके ये भी हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज आपके ये ट्रू फॉल्स भी हो जाएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन a प्लस बी इज इट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो इसका आंसर फॉल्स होगा। ऐसा नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, a को कोई भी एंगल मान सकते हो, जैसे आप a को 45 b को 30 मान लो। अब देखो आपकी दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी, सो फर्स्ट आपका फॉल्स होगा। सेकंड लिखा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये आप कैसे देख सकते हो, टेबल की हेल्प से। तो जो हमने टेबल बनाया है अगर हम उसमें देखें, टेबल हमारा ऊपर होगा। एक बार हम टेबल निकाल लेते हैं दोबारा इसका नेचर देखने के लिए। ये रहा टेबल। तो साइन की वैल्यू बोल रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको एक बार वेरीफाई करते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। तो एंगल तो बढ़ ही रहा है यहाँ पे, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और वैल्यूज 0 है यहाँ पे 0.5 है। ये 1/√2 अप्रॉक्सीमेटली 0.707 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आपका 1.73 होता है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.86 समथिंग ऐसा आ जाएगा, और ये आपका 1 तो है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि हर वैल्यू यहाँ पे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। सो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका साइन भी बढ़ेगा, तो ये चीज़ ट्रू होगी, बट ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में डिफरेंट हो जाता है इसका नेचर। सो वैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट को यूनिवर्सली अगर लूँ तो ये वैसे फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट मेंशन नहीं है। बट क्योंकि आपको 10th क्लास में क्वाड्रेंट का सिस्टम नहीं होता, आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ना होता है, इसलिए उसको अगर फैक्ट को हम ध्यान रखें तो इसका आंसर ट्रू होगा अगर 10th के रिस्पेक्ट में अगर दें। बट यूनिवर्सली मैथमेटिक्स के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ 90 डिग्री तक ही होता है, 90 डिग्री के बाद नहीं होता ऐसा। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स होगा, क्योंकि जब आप टेबल से देखोगे तो आपको बिल्कुल रिवर्स नेचर मिलेगा, क्योंकि कॉस तो साइन का रिवर्स सीरीज ही होती है एक तरीके से। मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू साइन में होती है वो कॉस में फर्स्ट वाली वैल्यू हो जाती है। तो आप खुद ही आप अपना मतलब नॉर्मल चीज़ है ये कि अगर साइन में कोई चीज़ असेंडिंग ऑर्डर होगी तो डेफिनेटली कॉस में वो क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर होगी, क्योंकि आपने उस सीरीज को ही उल्टा कर दिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉल्स। ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है, क्योंकि टेबल में जब आप देखोगे
तो आपको टेबल में ही पता चल जाएगा कि साइन और कॉस की हर एक वैल्यू पे एंगल थोड़ी सेम होती है। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ √3/2 है, सिर्फ यहाँ पे सेम है, बस यहाँ पर भी अलग है और यहाँ पर भी अलग है। तो साइन कॉस सेम कब होता है? सिर्फ 45 पे, उसके अलावा और कहीं सेम नहीं होता। तो ये आंसर भी फॉल्स होना चाहिए। cot a इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, ये हम कैसे निकालेंगे? ये या तो टेबल याद होना चाहिए हमें, या डायरेक्टली भी हम देख सकते हैं टेबल से कि टेबल में cot 90 आपका नॉट डिफाइंड कहाँ पे है, तो 0 डिग्री पे। और इन्होंने भी यही बोला है कि cot इज नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री, so therefore this statement is true. So this is all about the second part of trigonometry. So in next session we will be going to take the third part, and that is trigonometric ratios of complementary angle. So please subscribe the channel, like the video and tap the bell icon to get the notification of all further lectures. So thank you and have a nice day.